cineinc.com। आदाब, नमस्कार। मेरा नाम परवेज़ आलम है। बात सन 2003 की है, जब लंदन में मैंने अपने थिएटर ग्रुप नाट्य मंच देसी कैनवस की ओर से अपने एक नाटक सफ़र का मंचन किया। ये स्टेज प्ले खासा मकबूल हुआ और यही वजह है कि ब्रिटेन के कई शहरों से हमें ड्रामे को वहाँ स्टेज करने के न्योते मिले। सफ़र, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि स्टेज प्ले है और रेडियो नाटक बिल्कुल ही एक अलग किस्म का जॉनर होता है, नई विधा है। फिर भी ड्रामे को बिना ज़्यादा छेड़े मैंने इसे ऑडियो की शक्ल में तभी रिकॉर्ड कर लिया था और अब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। यहाँ थोड़ी सी सफाई देना इसलिए ज़रा ज़रूरी है कि ये पूरी तरह रेडियो ड्रामा नहीं है, मगर अच्छी बात यह है कि मौजूदा रिकॉर्डिंग उन्हीं एक्टर्स के साथ की गई है जिन्होंने ओरिजिनल स्टेज प्ले में काम किया था और बहुत अच्छा काम किया था। लीजिए सुनिए ड्रामा सफ़र का पहला हिस्सा। अग्निवीरे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निपूर्वेभिरुषिभिरीड्यो नूतनेरुता स देवावेह वक्ष्यति अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे। अरे रोशनी उधर नहीं यार, इधर। अरे इधर इधर, रोशनी इधर इधर। हाँ, स्टेज फिलहाल खाली रहेगा तब तक जब तक कि मैं या आप इसके किरदार नहीं बनते। अब देखिए क्या है कि आपके पास समय कम है और मेरे पास आजकल समय ही समय है। आपको वापस अपने घरों को जाना है, अच्छे बच्चों की तरह सो जाना है, कल सुबह मुंह हाथ धोकर फिर से तैयार होना है। मैं अब इन सब जंजीरों से आज़ाद हो चुका हूँ, इसलिए बिना आपका कीमती समय नष्ट किए मैं उस विषय की तरफ आता हूँ जो कि आप सबको यहाँ पर खींच कर लाया है, सफ़र। गुड, यू लुक सो मच बेटर टुडे। चलो इस वीकेंड पर हम तुम्हें कहीं घुमाने ले चलते हैं, ओके? लेकिन वादा करो यूल बिहेव। लेक डिस्ट्रिक्ट चलें? सरप्राइज सरप्राइज। ब्राइटन में डर्टी वीकेंड गुजारने वाला आज लेक डिस्ट्रिक्ट को कैसे याद करने लगा? बिहेव योरसेल्फ। डर्टी वीकेंड गुजारने वाला। तुम अब तक कुछ नहीं भूली। तुम एक्चुअली कभी कुछ भूली ही नहीं। तुम्हें मेरी कोई अच्छी बात भी याद है। और तुम अब तक बात बात पर शिकायत करना नहीं भूले। ना याद होती अच्छी बात तो तुमसे मिलने क्यों आती? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कहीं जाना है। सुनो, तुम्हें एक अच्छी खबर। नहीं, छोड़ो, बाद में बताऊंगी, ओके? बाय। ये सीमा है, लंदन में मेरी जिंदगी में आने वाली 7वीं लड़की। गौर से देख लीजिए, फिर बाद में आप इसे शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। क्या ख्याल है आपका? हाँ, अरे वो नहीं, मेरा मतलब है कैसी है मेरे लिए। बाय द वे, मुझसे ये फैसला बरसों में हुआ, इसलिए आप भी जल्दबाजी में कुछ ना कहें तो बेहतर है। आज सर्दी सी है। आपके सर्द शहर में रिश्ते भी कितने सर्द हो जाते हैं। दिल्ली के बारे में आप ये बात नहीं कह सकते थे। और बात दिल्ली से शुरू होगी और गालियां पाकिस्तान पे पड़ेंगी। तारिक, बताता हूँ यार, बताता हूँ। हाँ, गया था तेरे भेरा सरगोदे। और पुराने लोगों को अब भी तुम्हारे दादा के कहानियां याद हैं। कहते थे सानी परिवार तो बहुत मशहूर खानदान था पेड़ा का। तारिक, सीमा कैसी है? क्या अमृता मुझसे अब भी नाराज है? और तुम्हारे घर सब ठीक हैं? आलिया, जेबा कैसे हैं? बलराज अब मिलने भी नहीं आते। तारिक, जरा सी बात का बुरा मान गए। तारिक, 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 अरे मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अब बहुत कुछ बताना है तुम्हें। अरे बहुत कुछ जानना है तुमसे। तारिक, तारिक। एक वक्त ऐसा आता है जब लोग आपके साए तक से घबराने लगते हैं, और एक वक्त ऐसा भी था जब मैं
महफिलों को मेरा इंतजार रहता था। पता नहीं कहाँ है यार, हमेशा की तरह लेट होगा और क्या। विशाल, कहाँ रह गए थे तुम? विशाल, say something. फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज आती रही, आहटों से अंधेरे चमकते रहे, रात विशाल, कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब लोगों को आपका इंतजार हो। हाय विशाल, शुक्र है कि तुम आ गए। महफिलों को जिसका इंतजार रहता था वो विशाल अब नहीं रहा। मुझे पता है आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं और मुझे एक एक करके उन सारे सवालों के जवाब देने हैं। वो मेरी जवाबों की बारी भी है, लेकिन कुछ और कहने से पहले मैं आपको इतनी वार्निंग दे दूं कि ये आप मेरा सफ़र देख रहे हैं, ना कि एंड्रू लॉयड वेबर का बॉम्बे ड्रीम्स। बारिश में भीगती हुई मलमल की साड़ियों में अपने क्लेवेज छलकाते हुए यहाँ लड़कियाँ नहीं आएंगी। यहाँ तो बस मैं हूँ और मेरा सफ़र। ना हाँ, नहीं, आप गलत समझे। ऐसा नहीं है कि मुझे बारिश में भीगी हुई लड़कियों से कोई पैदाइशी बैर है। ना 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 ना, ये कोई आइडियोलॉजिकल समस्या है ही नहीं। समस्या ये है कि मैं अपनी कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए 1 दर्जन क्लेवेज अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, एक जीके का सवाल है आप सब लोगों के लिए। 1 दर्जन क्लेवेज बनाने के लिए कितनी लड़कियां दरकार हैं, 6 या 12? 6। कमाल है भाई, सही जवाब। और नहीं भाई, वो 12। कितने क्लेवेज बनाने के लिए? भाई 1 दर्जन क्लेवेज बनाने के 12, क्या बात है, वाह। लंदन वाली जीजे जी की तरफ से 501, 501, 501, 501। हमारे यहाँ माता के जगरातों में इसी तरह के अनाउंसमेंट्स होते थे और पता नहीं क्यों रुपए हमेशा से एको में ही दिए जाते थे। लेकिन आप भले लोग हैं, आपने मेरी बात सुनकर मेरी सवाल की बेबाकी पर मुझे जलील नहीं किया, इसलिए कि कॉलेज के दिनों में जब यही सवाल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से मजाक में पूछा था तो मुझ पर सेक्सिस्ट होने की बड़ी गालियां पड़ी थी। मुझ पर इल्ज़ाम लगा था कि मैं कभी क्लेविज से आगे की बात सोच ही नहीं सकता। भाई, जब क्लेविज बनाया जाता है दिखाने के लिए, तो फिर ऐसा क्यों है कि अगर आप इसे देखते हुए रंगे हाथों पकड़े जाएं तो फिर आप पर घटिया होने से लेकर सेक्सिस्ट और पता नहीं क्या क्या होने तक के इल्जामात लगते हैं। ओह जीसस, ही इज स्लीजी। ओह, ही इज रियली स्लीजी, ही इज ए क्रीप। एक बात बताइए, डू आई लुक लाइक ए क्रीप? ना ना, देखिए, सच मत कहिएगा प्लीज। आपको पता है मैं पहली बार क्लेविज देखते हुए कब पकड़ा गया था? ओ विशाल, ओ विशाल, तेरे पापा आ गए। ओ विशाल, तेरे पापा आ गए। ओ विशाल, तेरे पापा आ गए विशाल, तेरे पापा आ गए यार। विशाल, तेरे पापा आ गए यार। विशाल, तेरे पापा आ गए। विशाल, अबे विशाल, तेरे पापा आ गए यार। हाई स्कूल की बात रही होगी, क्योंकि ये वही जमाना था जब पापा की सख्ती बढ़ती जा रही थी। इधर खेलने गया और उधर पापा आ गए। वाओ 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 वाओ, क्या फुटबॉल है। हम लोग भेरा सरगोदे के रहने वाले हैं। वही भेरा सरगोदा जो अब पाकिस्तान में है। वैसे मेरा जन्म तो पटेल नगर नई दिल्ली में हुआ, लेकिन मेरे पापा 1947 में भेरा से दिल्ली आ गए थे। हाँ, शरणार्थी बनकर। पटेल नगर दिल्ली के एक छोटे से रिफ्यूजी फ्लैट में हमारा बड़ा सा परिवार रहता था। भेरा में हमारे बाप दादा देखिए सैकड़ों साल से रहते आए हैं। उनकी वहाँ ज़मीनें थीं, जायदाद थी, और सबसे बड़ी बात यह कि भेरा में उनका सिक्का चलता था। मेरे पापा बताते थे कि भेरा बस यूं समझ लो कि ज़मीन पर जन्नत की तरह से था। पापा भेरा की कहानियाँ ऐसे सुनाते थे जैसे कि राजा रानी और परियों के किस्से सुनाए जाते हैं।
भेरा वाली। बच्चू, दरियाए झेलम के किनारे पर बसा पेरा इस धरती पर स्वर्ग था। काश मैं पापा की नकल कर सकता, काश मैं पंजाबी बोल सकता। मुगलों के जमाने में यहाँ तुर्की, ईरान, काबुल, कंधार और पेशावर से काफले आती, कुछ दिन ठहरते और एक दिन झेलम पार करके दिल्ली की तरफ चले जाते। पेरा एक किले की तरह से था जिसके चारों तरफ एक लंबी दीवार थी। दीवार से कई दरवाजे निकलते थे जो कि अलग अलग दिशाओं की तरफ खुलते थे। काबुली दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, लाहौरी दरवाजा, दिल्ली दरवाजा। हमारा परिवार वहां मड़ी में रहता था। पापा, मड़ी क्या होती है? बेटा, मड़ी हवेली से भी बड़ी होती है। चारों तरफ एक से एक शानदार मंदिर थे। शेर शाह सूरी की बनाई हुई एक मस्जिद थी। बच्चों, तुम्हारे दादा लाला बलबीर सानी का बड़ा रुतबा था पेरा में। जब वो सफेद सूती कलफ लगी हुई शलवार, पोस्की का कुर्ता और उस पे तुर्रेदार पगड़ी पहन के निकलते थे तो लोगों का पेशाब खता हो जाता था। पापा, पेशाब कैसे खता होता है? हम पूछते। पापा तब तक भेरा में होते थे। सारा पेरा हमें चुक चुक के सलाम करता था। हमारी मेहंदी के मां पेड़ थे। पूरी लाहौर, दिल्ली में पेरा की मेहंदी की धूम थी। मसल मशहूर थी कि अगर पेरा का रंग एक बार चढ़ जाए तो फिर छूटता नहीं। चकवाल में तो एक दुल्हन ने मंडप में बैठने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि मेहंदी बेरा से नहीं आई थी। पापा, हम इंडियन है क्या पाकिस्तानी? हम सवाल पूछते, इसलिए कि तब तक हम बच्चे बहुत ही कंफ्यूज थे कि अगर भेरा पाकिस्तान में चला गया तो फिर इंडिया में बाकी क्या बचा। पार्टीशन के वक्त तुम्हारी दादा लाला पेरा बलबीर सानी की पेरा में 2 बाड़ियां थी। फिर वो सवाल पूछते हमसे, अच्छा बच्चों बताओ, पेरा में तुम्हारे दादा की कितनी बाड़ियां थी? मैं जल्दी से चिल्लाकर कहता, पापा 2, पापा 2, पापा बेरा में हमारे लाला दादा बलबीर सानी की ना बेरा में ना 2 माड़ियां थी, 2। पापा मेरे मुंह से ये जुमला सुनकर ऐसे खुश होते थे जैसे मैंने उनके बेटा होने का हक अदा कर दिया हो। फिर आगे सुनाते, जब मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की मांग की और दंगे फसाद शुरू हुए तो बहुत से हिंदू 1947 में पेरा छोड़कर इंडिया भागने लगे। लेकिन तुम्हारे दादा उन पर हंसते थे, कहते थे पेरा हिंदुओं का गढ़ है या उस पर कभी आंच नहीं आ सकती। उन्होंने बजाय जायदाद बेचने की खरीदनी शुरू कर दी। जितनी नकदी थी जायदाद खरीदने में लगा दी। एक ही बात बीच बीच में कहते थे, तारीख कभी झूठ नहीं बोलती, जमीन के दाम ऊपर जाएंगे। और एक दिन जब पेरा पर मुसलमानों का हमला हुआ तो हमारा पूरा परिवार भाग उठा। लेकिन तुम्हारी दादा टस से मस ना हुए। वो बड़ी फख्र से कहा करते थे कि मुसलमान जब मेरी माड़ी के पास से गुजरते हैं तो फिर अपनी आंखें नीची कर लेते हैं। पेरा में लाला बलबीर सानी की मड़ी को कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। मगर 1947 में सबकी नजरें लाला बलबीर सानी की मड़ी पर थीं। जब पलवाई आए तो उन्होंने तुम्हारे दादा से कुछ नहीं कहा। मुसलमान चौधरी ने उन्हें जबरदस्ती उठाया, अपने घर रखा और कुछ दिन बाद किसी तरह एक जोड़ी कपड़ों में दिल्ली भिजवा दिया। उसके बाद मैंने तुम्हारे दादा को हमेशा गुमसुम पाया। मरते दम तक बस एक ही वक्त का खाना खाते थे, रोटी और लाल मिर्च की चटनी, सूखी रोटी के साथ। बीच बीच में एक ही बात कहते थे, तारीख कभी झूठ नहीं बोलती, जमीन के दाम ऊपर जाएंगे। हम बड़े हो गए मगर हमारे पापा का बेरा पुराण नहीं बदला। वो हमें बेरा सरगोदी के किस्से ऐसे सुनाते थे जैसे कि होमवर्क करा रहे हो। हर 15 अगस्त को पूरा मुल्क खुश नजर आता, लेकिन हर 15 अगस्त को मेरे पापा उदास रहते थे।
हमारे घर में उर्दू पढ़ी जाती थी और पंजाबी बोली जाती थी। मैंने भी उर्दू का कायदा पढ़ा है, लेकिन उससे आगे पता नहीं क्यों मैं बढ़ नहीं पाया। हाँ, बात मैं हमेशा हिंदी या उर्दू में करता था, बल्कि खास तौर पर उर्दू में। और अजीब सी बात थी कि कॉलेज में पता नहीं क्यों मुझे अपने पंजाबी होने पर शर्म सी आती थी। जब मेरी साफ उर्दू सुनकर कोई मुझे मुसलमान समझता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया हो। और यही वजह है कि जवानी में मुझे अपने ना पंजाबी होने से थोड़ी सी चिढ़ सी थी। पर पता नहीं क्यों लंदन आकर मुझे अपनी पंजाबियत पर गर्व होने लगा है। आज सजन मिलावरा मोरे आंगन में, सजन मिलावरा मोरे आंगन में, आज रंग हरी माँ रंग हरी, आज रंग हरी माँ रंग हरी, हे आहे मैं पीर पायो निजामुद्दीन आलिया, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन आलिया, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन आलिया, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन हक 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 हक। मेरे पापा की भी अजब कहानी है। सुबह में वो आरएसएस की शाखा में जाते थे, शाम को बंगला साहिब और जुमेरात को हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। मिलापे मिलाप। मिलाप मिलाप। हाँ, मेरा में पापा का बहुत कुछ छूटा, लेकिन दिल्ली आकर भी उर्दू का अखबार पढ़ना नहीं छूटा। हर रोज़ नई दिल्ली से निकलने वाला मिलाप अखबार हमारे घर में आता था और मैं भी अखबार के पन्ने उलट पुलट कर अपना कायदा रिवाइज कर लिया करता था। हमारे क्या शायद सभी पंजाबी घरों में उन दोनों मिलाप पढ़ा जाता था। लेकिन अजीब सी बात यह थी कि हफ्ते में सारे अखबार देखने को मिलते थे सिवाय फ्राइडे एडिशन के। फ्राइडे का अखबार कहाँ जाता है ये अपने आप में एक रहस्य था। जब मैं हाई स्कूल में पहुंचा तो मेरे एक पंजाबी दोस्त ने बताया कि हफ्ते में मिलाप का कोई भी ना अखबार ना देखने के लायक नहीं होता यार, हाँ, सिवाय फ्राइडे एडिशन के। अब तो फ्राइडे के मिलाप की मिस्ट्री कुछ और ज्यादा बढ़ गई। एक दिन मिलाप का फ्राइडे एडिशन हाथ लगी गया। पापा उसे संभालकर अपनी अलमारी में कपड़ों के नीचे दबा कर रख गए थे। जब अंग्रेजी में लिखा देखा मिलाप फ्राइडे एडिशन, तो ऐसे लगा जैसे कि कातिल का पता लग गया हो। अंदर का पन्ना खोला ही था कि एक झलक में ही नेकर तक गर्मी फैल गई। कनपटी गर्म, चेहरा लाल, हला खुश्क, बात ही कुछ ऐसी थी। 6 गोरी लड़कियां देखने में फरंगी सी अपने क्लीवेज के बिंदु पर मुर्गी के अंडे सजाए हुए खुश खुश नजर आईं। पहले तो मैं समझा कि शायद ये भी कोई भेरा सरगोदा का कोई चक्कर है, या तो अंडा भेरा का है या फिर लड़कियां भेरा की माड़ी की हैं। तभी तो पापा ने इन्हें इतना संभाल कर अलमारी में रखा है। मगर बाद में अंदाजा गलत निकला। हाथ अभी नेकर तक पहुंचा भी न था कि पीछे से कमर पे लात पड़ी और मेरा मुंह सीधा क्लीवेज में, नाक सीधी अंडे पर। पापा की कहर आलूद आंखें मुझे घूर रही थी। उस दिन के बाद हमारे घर में मिलाप का फ्राइडे एडिशन आना बंद हो गया। मेरे लिए क्लीवेज को इतने नजदीक से देखने का यह पहला मौका था। इस घटना के बाद मैंने क्लीवेज को हमेशा लात से एसोसिएट किया। घर में जब भी कभी भाभी, चाची, मामी पर नजर गई, फौरन लात याद आई और नजर अपने आप हट गई। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे कि क्लीवेज मेरा प्रिय विषय है। लेकिन सच तो यह है कि और भी गम है ज़माने में क्लीवेज के सिवा, और इनमें एक गम यादों का भी है। मैं जब उदास होता हूं तो मेरे 2 फ्लैशेस काम करते हैं, फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड। बॉलीवुड फिल्मों में फ्लैश फॉरवर्ड को शायद ड्रीम सीक्वेंस कहते हैं। फ्लैश फॉरवर्ड में मैं देखता हूं कि मेरी 10 मिलियन पाउंड्स की लॉटरी निकल आई है और मैं रंग बिरंगे क्लीवेजेस से गिरा हुआ हूं।
बेहरा सरगोदी की दोनों माड़ियां हमारे पास हैं। साहनी परिवार का फिर से बोलबाला है। फ्लैशबैक में मुझे दिल्ली की गलियां याद आती हैं। रोते उदास मोहब्बत भरे चेहरे याद आते हैं। कपड़े धोती हुई माँ याद आती है और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लटका हुआ बाप याद आता है। बहुत कुछ याद आता है। याद आता है जब मैं पहली बार लंदन के लिए फ्लाइट पर सवार हुआ था। कैसा भारी सर था उस शाम। ऐसा लगता था जैसे कि ड्रग्स पर हूं। ना रोना ना हंसी और घबराहट थी कि बस किसी तरह से जहाज पे सवार हो जाऊं। दिल्ली में मैं अपनी गुर्बत से इस कदर तंग आ गया था कि बस लंदन आना मुझे फ्लैश फॉरवर्ड की लॉटरी की शुरुआत से ही लग रहा था। कई गर्लफ्रेंड्स के बच्चे मामा कहने लगे थे। सेकंड ग्रेड सी ट्रैवल कंपनी में थर्ड ग्रेड सी नौकरी बस किसी तरह से चली रही थी। अब उस समय इस तरह की नौकरी का मतलब ये होता था कि सारी गर्लफ्रेंड्स को दुबई, यूके, कनाडा और यूएसए से आने वाले रिश्ते बहुत ही बेहतर ऑप्शंस नजर आते थे। सच तो यह है कि माँ के मरने के बाद दिल्ली काटने लगी थी। जहाज पर बैठते ही दिमाग और सुन्न हो गया। एयर हॉस्टेस ने जब ड्रिंक्स ऑफर किए तो 2 विस्की पीकर ऐसा लगा जैसे कि सुन दिमाग अब होश में आ रहा है। वतन छोड़ने का सदमा पहली बार मुझे महसूस हुआ। सारे घटिया दोस्त भी अच्छे लगने लगे। बात 1980 की है। जिस देश के प्रति मेरे पास गालियां देने के सिवा कुछ न था, अचानक उस देश पर मुझे प्यार आने लगा। ये मेरे लंदन में शुरू के दिन थे। Cheers. Cheers. Cheers, तारिक। सीमा, जब से पाकिस्तान से आया हूं ना, तो शराब बहुत हो रही है। आज बस इस ड्रिंक के बाद उठ जाऊंगा। Really? कब आएगा विशाल? तो क्या जब पाकिस्तान में थे तो कभी छुई नहीं? और पाकिस्तान में होकर शराब कम? अरे मैं तो यहाँ आके कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां तो ना दोस्त लंदन से आने वालों को कुछ ज्यादा ही मुतासर करने की कोशिश करते रहते हैं। हर शाम जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल और पार्टी जरा ज्यादा दमदार हो ना तो ब्लू लेबल। ये तारिक, ये जॉनी वॉकर का क्या क्रेज है हमारे मुल्कों में? मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई। यहाँ तो मैंने ब्लू लेबल की आज तक बोतल भी नहीं देखी। कह तो रहा था कि 7 बजे तक आ जाएगा, मगर हाँ आएगा, हाँफता कांपता और कहेगा, ओ यार तारक, A40 बहुत कंजस्टेड था। सीमा यार, इस बार ना पाकिस्तान से आने को दिल नहीं हुआ। वो गाड़ी लेकर ना हम लोग मरी चले गए थे। ऊपर भूरबन में पीसी होटल में ठहरे। ओ यार क्या व्यू था। सुबह 4 बजे तक टेरेस पर महफिल जमती थी। पता है, उस रात ना 2 बोतल पी गया हम। तो जॉनी वॉकर पीने के लिए तुम दौड़ दौड़ कर पाकिस्तान जाते हो, हाँ? बीवी बच्चों को भी ले गए थे परी के लिए? और क्या, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और भाई वो अलग कमरे में और हमारी स्टैग पार्टी अलग। तारिक, कब सुधरोगे तुम? एक्सक्यूज मी, लगता है वो आ गया। हाय हाय विशाल। हाय। विशाल, विशाल, मैं तारिक से मैं यही पूछ रही थी कि अगर फैमिली को इतना मिस करते हो तो यहाँ क्यों नहीं बुला लेते उन्हें? यहाँ इस गटर में? यहाँ आकर वो अपना कल्चर और तहजीब सब भूल जाएंगे। और कौन भूल जाएगा तहजीब। वो तो मेरे दिल पे आज भी राज करती है यार। कौन? वो तहजीब एहसन? तुम कैसे जानते हो उसे? ओ हाँ भाई, इतना लेट कैसे हो गया भाई तू? यार वो A40 बड़ा कंजेस्टेड था। सॉरी यार। कैसे जानते हो उसे? कैसे जानते हो? We have lived together for 2 months. जिस दिन एहसन से पंगा हुआ उस दिन वो मेरे यहाँ आ गई थी। हम दोनों खूब दारू पी यार।
उसे एहसन का गम था और मैं तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रहा था। दारू पी का जी हल्का किया और बिस्तर गीला। ओए, अकेले या साले दोनों ने मिलकर? विशाल, यू कैन बी सो रूड समटाइम्स। तुम्हें यहाँ 4 साल होने को आए रहे, मगर यार पटेल नगर से बाहर निकलो विशाल। क्या? और तारिक, तुम भी। हाँ? ओ यार बताओ, क्या पिएगा तुम? स्कॉच या ये बियर या समथिंग एल्स? स्कॉच दे दो यार। सॉरी यार सीमा, फ्लैट तुम्हारा और होस्ट मैं बना हुआ हूँ। यार तारिक, हाँ क्या कहा था तुमने अभी? पटेल नगर? हाँ, पटेल नगर तो मेरी नस नस में बसा है सीमा जी। ओके, हाँ वो स्कॉच ही देना यार मुझे बस। ओके, बस थोड़ा सा बर्फ डाल देना है। ऑलराइट। यार तारिक, ये जो साला देश है ना, ये देश यार मुझे बड़ा चूतिया लगता है। बात तो ठीक है यार, ये मुल्क ना साला रहने लायक है नहीं। सॉरी सीमा जी, सॉरी, आई एम सॉरी, बट यार ये कोई देश है? एक हाथ से देता दूसरे हाथ से खींच लेता है। दिल्ली में यार हर दूसरे दिन फिल्म देखता था 10 रुपए में, यहाँ 5 पाउंड में। वहां तनख्वाह यार कुछ 1000 रुपए में तो मिलती थी, यहाँ साला 1200 पाउंड में खेल खत्म। ला इधर दे दे। गुड यार, थैंक्स। तेरे हाथ की स्कॉच में मजा कुछ। आहा, यार की स्कॉच है भाई। यार वहां तेजा 10 रुपए में, यहाँ 15 पाउंड। कमीज जूता पतलून जो खरीदने निकलो बस ऐसा लगता है जेब कट जाती है। मैं तो साला पाउंड को रुपए में ही कन्वर्ट करता रह जाता हूँ। बात तेरी ठीक है यार, ये मुल्क ना साला रहने लायक है नहीं। अच्छा, तो फिर क्या करने लायक है? चू सॉरी, पे लात मारने लायक है। मैं तो कहता हूँ 4 पैसे कमाओ और कट लो अपने देश यार। कर्म भूमि वही है तारिक। मैं तो यहाँ रहने नहीं चाहता। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वापस इंडिया चला जाऊंगा। ओए, वो इतना आसान नहीं है वापस जाना। वो भी शुरू शुरू के दिन है ना, इसलिए इंडिया इंडिया कर रहा है। क्या बात? ओ, इंडिया में रखा क्या है यार? इंडिया में रखा क्या? हाँ, क्या रखा है इंडिया में है? एक मिनट, मैं तुझसे दिखाता हूँ ये अपनी जैकेट के बटन खोल। क्या कर रहा है? ये देख, तिरंगा पहन के निकलता हूँ। देखी मेरी टी शर्ट, तिरंगा पहन के निकलता हूँ मैं। और तू कह रहा है कि इंडिया में रखा क्या है? वहां यार अपने लोग हैं तारिक। अपनी गलियां हैं, गर्माहट है, मोहब्बत है, और यहाँ बैंचो सॉरी कंगले लोग हैं साले। और गोरे मेरे फ्लैट पे आते हैं, दारू पीते हैं, खाना खाते हैं, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, लवली चिकन टीका मसाला साले कह के चले जाते हैं। साले किसी गोरे ने पलट के आज तक मुझे अपने फ्लैट पे नहीं बुलाया। एक बार वो मार्टिन है ना, मार्टिन, कौन वो टकला? मार्टिन टकला, उसने मुझे यार पब का इनविटेशन दिया, पब में बुलाया, कह रहा आई एम इनवाइटिंग यू ओवर ड्रिंक्स। साला एक राउंड खरीदने के बाद ही टक गया, दूसरा राउंड मुझे खरीदना पड़ा। So, well, I think that's quite fair. और क्या बुरा लगता है तुम्हें? और लंबे तड़ंगे काले हबशी वहशी जिनको गुस्से में आप हाथ भी नहीं मार सकते क्योंकि वो आपकी मार। Racist. यहाँ के पंपस लोग, डबल स्टैंडर्ड्स, स्टिफ अपर लिप, इनलैंड रेवेन्यू। ओ यार, वो तो बड़े चोर हैं यार। पता है, मैं जब नौकरी करता था तो अपनी पे स्लिप देख के सोचा करता था कि सालो मेरी सैलरी रख लो और मेरा टैक्स मुझे लौटा दो। तो मेरा तो यार टैक्स डिडक्शन देखकर महीने भर के लिए मूड ऑफ हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि टैक्स जोड़ के सैलरी में दिखाओ ही मत। बिल्कुल। अरे जो मेरा है नहीं उसे मुझे दिखा के छीन लेने में सालों को पता नहीं क्या आनंद आता है। और डबल स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं यार इस सोसाइटी में विशाल। ये तुम कह रहे हो तारिक? क्यों? क्या डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है क्या? है? जवाब दो, चुप क्यों हो गई? खामोश।
गोरा अगर ऑस्ट्रेलिया से आता है तो उसे हाथों हाथ कबूल कर लेते हैं, लेकिन हमारी खाल देखकर सालों को कानून याद आता है। अरे दफ्तर से लेकर सड़क तक रेसिज्म, टॉप जॉब्स गोरों की। हम पे तो इनका बस नहीं चलता, वरना साले हमसे सड़कों पे झाड़ू लगवाए, मैं बता रहा हूं। और नई सालों की कोई मॉरल वैल्यूज है। मॉरल वैल्यूज? वाह, जिंदा औरतों को जला देते हो और मॉरल वैल्यूज की बात करते हो। विशाल, आई एम रादर प्लीज्ड दैट यू आर फेमिलियर विद दीज टू वर्ड्स। मॉरल वैल्यूज इंडीड। इंडिया से आने वाले हर दूसरे आदमी का यही स्क्रिप्ट होता है। तुम ना लाख ब्रिटिश एक्सेंट अपना लो, लेकिन रहोगी इंडियन ओरिजिन की। ओके? ओए 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 ओए, होल्ड ऑन यार। ठीक है यार, मानना कि हमारी सोसाइटी में भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बस। ओ यार प्लीज टॉपिक बदलो। ओके, अगले वीकेंड पर ब्राइटन चले? यू कैन बी सो मीन समटाइम्स विशाल। रियली? ब्राइटन 1, ब्राइटन 2, ब्राइटन 3। व्हाई ब्राइटन? ये तुम डर्टी वीकेंड के कॉन्सेप्ट से ऊपर नहीं आ सकते तारिक। एंड हाउ कैन यू लुक सो चीयरफुल? यहाँ एक आदमी बदतमीजी पर बदतमीजी किए जा रहा है और तुम। ओ यार सीमा, कोई नहीं कर रहा है बदतमीजी। पता है, ब्राइटन इसलिए कि इसमें ना जरा हाय पाकिस्तानी फलसफा है। पाकिस्तानी फलसफा है? हाँ, वो एक खादा पीता ते बॉटम ते हाथ पूंजे, Oh ये God, है तारिक। पाकिस्तानी फलसफा। ओए, ऐसे ही हलाल शॉप में आबाद नहीं है। और लेट्स टॉक अबाउट हलाल शॉप यार, ए वायबल बिजनेस ऑल्टरनेटिव विशाल। व्हाई नॉट? कर हाँ, पता है, हलाल गोश्त के बिजनेस में ना बड़ा प्रॉफिट है यार। एक बेबी लैम की लेग में कसाई साला खाल उधेड़ लेता है मेरी। ओ यार, मैं तो सोचता हूँ कि सेकंड हैंड मशीनें यहाँ से खरीद कर वहां बेचने की बजाय हलाल गोश्त की दुकान खोल लूं। पता है, बोर्ड पे लिखा होगा तारक हलाल मीट। और हमारे यहाँ हलाल कपूरा मिलते हैं। कपूरे? ये क्या होते हैं भाई? कपूरे क्या होते? कपूरे क्या होते हैं यार? पता ना, पता। ये होते हैं बॉल्स। ओ यार, होते भी हैं नहीं भी होते, डिपेंड करता है आदमी आदमी पर। ये आदमी कहाँ से आ गया बीच में? भाई, अब जैसे इंडियंस के होते हैं या नहीं, ये बात को ज्यादा वसूख से नहीं कह सकता। अरे क्या हुआ यार? क्या कहा तुमने? इंडिया की क्या? हाँ, पता नहीं होते भी नहीं होते, ये वसूख से नहीं कह सकता अरे यार। यू हैव गॉन टू फार। अरे अबे साले, तुम हलाल गोश्त बेचने वाले इंडिया को नहीं समझ सकते। तुम झूठ की बुनियाद पर मुल्क बनाने वाले, हाँ, सच से भी आंखें चुराते हो। इंडिया के कल्चर को अपना नहीं सकते। रातों रात अपना कोई कल्चर इजाद नहीं कर सकते। सऊदी अरब के कल्चर को अपना कह नहीं सकते। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। विशाल, क्या बकवास हो रही है? यार, तुम ना साला इंडियंस के साथ यही मसला है। जरा सा मजाक किया कि मिर्चें लागी, और सालो दुनिया से गालियां सुनाओगे, लेकिन अगर पाकिस्तानी कुछ कह देना तो फौरन कंपैरेटिव चार्ट बनाना शुरू कर देते हो तुम लोग। यार, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ इस वक्त कौन किससे बात क्या कर रहा है। बात कहाँ से कहाँ चली गई? तारिक, ये इंडियन कहाँ से आ गए बीच में? क्यों? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम कब से इंडियन हो गए? कितनी बार गई हो इंडिया? लड़कर आए हो क्या किसी से? हाँ, मैं लड़कर आया हूं। मैं लड़कर आया हूं कि मैं तुमसे अपना नाता क्यों नहीं तोड़ लेता। हाँ? उसूल तुम्हारे कुछ है नहीं। आते ही ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया। तुमने बलात्कार किया अपनी आत्मा के साथ में। कोकोनट। ओके, यस, आई एम कोकोनट। सो टेल मी विशाल, व्हाई डू यू वांट टू मैरी मी? ओए, मैरी? ओ, ये कब हो गया भाई? आस्क हिम। ओ यार विशाल, एक मिनट, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। ओके?
सुन तो। अंधेरे में जो बैठे हैं, नजर उन पर भी तुम डालो। अरे ओ रोशनी वालो। इसका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ है। 3 महीने के अंदर इसे इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो फिर शादी खाना आबादी क्यों नहीं? इसलिए कि यहाँ टिकने के लिए वो किसी भी राह चलती का हाथ पकड़ने को तैयार हो जाएगा। मुझे क्या पता मुझ में इंटरेस्टेड है या तहजीब में। सवाल पूछा या जवाब दे रही हो? तारिक, एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे कहीं जाना है। ओके? तुम में? सवाल पूछा है। तुम में? सेंटेंस कंप्लीट करो। इंटरेस्टेड है या नहीं? है। मुझे क्या पता मुझ में इंटरेस्टेड है या मेरे पासपोर्ट में। ये सवाल पूछा या जवाब? तारिक, ओके 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 पापा, डोंट गेट एंग्री। मैं उसी से पूछ लूंगा कि भाई तू कितने पानी में है। ऑलराइट, सी यू लेटर, बाय। बाय बाय सीमा, ओके बाय। बास्टर्ड, लंदन आ गया लेकिन पटेल नगर नहीं निकला इसकी शख्सियत से। माँ बहन की गालियां तो पान की तरह चबाता है, बहाने ढूंढता रहता है लड़ने के। ठीक वहां वार करता है जहां सबसे ज्यादा चोट हो। खुद इतना सेंसिटिव बना घूमता है कि जरा सी बात दिल को लगती है। मुझे कहता है कोकोनट। सुना आपने? और ये खुद क्या है? रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, कास्टिस्ट एंड अ मेल शोविनिस्ट पिग। मैं बताती हूं आपको इसकी हकीकत। शुरू में तो गोरों को बिल्कुल भगवान समझता था। आज भी अगर गोरी लड़की देख ले तो राल टपकती है। और मुझसे कहता है मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट की खातिर अपनी आत्मा के साथ बलात्कार किया है। That I raped my soul? आप इसकी बातों पर मत जाइएगा। ये सुनी सुनाई बातों को दिल से लगाए बैठा है। कभी मुझसे पूछने की इसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि मेरे साथ क्या हुआ था। बनारस की एक तंग गली के छोटे से 2 कमरों के मकान में एक बूढ़ा बाप अपनी 3 जवान बेटियों को देखकर दिल मर रहा है। यह है आत्मा का बलात्कार। बड़ी बेटी की टीचरी की नौकरी से घर का खर्च निकलता है। कहीं से कोई रिश्ता आने की उम्मीद नहीं। तभी छोटी बहन एक अखबार में छपा विज्ञापन बूढ़े बाप की हथेली पर धर देती है। लंदन के एक अंग्रेज को एक भारतीय लड़की की तलाश है जो उसकी पत्नी बन सके। बूढ़ा ब्राह्मण बाप शर्म से पानी पानी हो जाता है। यह सोचकर आशा की किरण जागती है कि अंग्रेज को हिंदू लड़की चाहिए। सब कहते हैं लड़का देखने में क्या हर्ज है। तो जी पत्र लिख दिया जाता है। लड़का बनारस आकर बनारस पर मुक्त हो जाता है। घाटों पर जाता है, योगा करता है। लड़का शाकाहारी है, हाथ से खाना खाता है, धोती पहनता है, बड़ों के पैर छूता है। लड़का आज्ञाकारी है। लड़का गोरा चिट्टा है। लड़का लंदन में रहता है। पिताजी माँ को समझाते हैं कि ऐसा लड़का तो बनारस में भी नहीं मिलेगा। तो जी बिना मेरी मर्जी जाने शादी तय कर दी जाती है। मैं क्या भी कह सकती थी। बहनें भी खुश कि इस बहाने अब लंदन जाने का अवसर मिलेगा। हिंदू मंत्रोच्चार के साथ टूटिंग के जिम कैलाहन से मेरा विवाह कर दिया जाता है। लंदन आने पर पता चलता है कि जिम का नाम जिम कैलाहन नहीं, जिम डोल होना चाहिए था, क्योंकि बनारस जाने से 1 साल पहले
वो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन था। लेकिन जब उसमें शांति नहीं मिली तो एक दिन हरे कृष्ण वालों के साथ हो लिया और फिर बनारस की राह ली। अंग्रेज इतना इग्नोरेंट भी हो सकता है, ये तो मुझे लंदन आने के बाद ही पता लगा। एक दिन जिम ने मुझसे फरमाइश की कि मैं शर्माने का नाटक छोड़ूं और उसे काम सूत्र के 64 आसन समझाऊं। उसे विश्वास नहीं था कि वो बनारस से एक सीधी सादी कमसिन लड़की को ब्याह कर लाया है जिसने कभी किसी और पुरुष के बदन को छुआ तक नहीं। मैं फिल्मी गाने सुनना चाहती तो वो कैसेट निकालकर रामचरितमानस लगा देता। मैं जीन्स पहनना चाहती तो मुझे साड़ी में लपेट देता। एक दिन वो अपने कुछ दोस्तों को घर लेकर आया। पता नहीं क्या बताया था मेरे बारे में उन्हें कि वो मुझे देखते ही मेरे पैरों पर पड़ गए और घंटों रो रो कर जय मां कहते रहे। बस एक ही विचार आता था कि हे भगवान, किस नर्क में आ गई हूं मैं। और अचानक एक दिन जिम कैलान ने डिवोर्स के पेपर्स साइन किए और गायब हो गया। कई साल बाद पता चला कि जिम ने चाइनीज कल्ट फालुंग गॉन्ग ज्वाइन कर लिया है। मुझे जिम से इतनी शिकायत नहीं जितनी बात के संबंधों से है। ये मॉरल वैल्यूज की बात करने वालों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। इनको लगता है कि जब एक इंडियन लड़की गोरे के साथ सो सकती है तो फिर उनके साथ क्यों नहीं। वैसे काले और गोरे मर्द में कोई बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं। अपनी सहूलियत से वक्त गुजारने के लिए सब तैयार नजर आते हैं, और नहीं नजर आता तो दिल खोलकर प्यार करने वाला नजर नहीं आता। सपना देखिला बलखनवा हो रामा, सपना जब मैं हाई स्कूल में थी तो एक सपना देखा करती थी कि हमारे बनारस में हमारे पड़ोसी चतुर्वेदी जी का लड़का कैलाश मुझे अपनी दुल्हन बनाने आया है। कैलाश मेरा सपना था। वो सुंदर था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, पर इस सब से बढ़कर उसकी आंखों की चमक मुझ पर जादू सा कर जाती थी। मैंने कभी मोटर गाड़ी और महलों के सपने नहीं देखे। मैंने जो भी सपने देखे उनमें केवल कैलाश को देखा। कैलाश से मेरा ब्याह हो रहा है। कैलाश के साथ मैं विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ। कैलाश के साथ मैं पूरे चांद की रात घाट पर नौका में उसकी गोदी में सर रख के सो गई हूँ। कैलाश। बस इतना सा सपना था मेरा, और अब भी इतना ही सपना है मेरा। मेरे ख्वाबों ने फिर से उस दिन अंगड़ाई ली जिस दिन विशाल से मुलाकात हुई। विशाल जो मुझसे तीखी बात करता है, मुझे हर्ट करता है, जो पता नहीं जिंदगी से क्या चाहता है, क्यों आया है यहाँ, क्या चाहता है मुझसे प्यार करता है शायद। लेकिन फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर किस बेशर्मी से तहजीब के साथ रात गुजारने की बात करता है। मुझे नफरत से देखते हुए कोकोनट कहता है, मेरा मजाक उड़ाता है। प्यार ऐसे किया जाता है? हो सकता है ये उसके अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। मैं भी तो अंतर विरोध का शिकार हूं। कहती कुछ हूं, करती कुछ हूं। मैं क्यों ऐसे आदमी को चाहती हूं जो मुझे हर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता? मैं क्यों सुनती हूं इसकी बकवास? क्यों? मैं अपने सुख के 2 लम्हों के लिए क्यों आश्रित हूं विशाल पर? मैं क्यों आश्रित हूं मर्दों पर? सफ़र। अभी आप इस ड्रामे का पहला हिस्सा सुन रहे थे। सफ़र में एक्ट करने वाले अदाकारों के नाम इस तरह हैं: सीमा के रोल में हिना बख्शी,
तारिक का किरदार निभाया कृष्णकांत टंडन ने और विशाल की भूमिका में मैं यानी कि परवेज़ आलम। सिने इंक प्लेटफॉर्म पर ये रेडियो मंजिल लंदन है। सफ़र का दूसरा और आखिरी हिस्सा भी आप यहीं पर सुन सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। cineinc.com